हेलो गाइस, ये अपना वीडियो नंबर 10 है। इंडिया ईयर बुक चैप्टर नंबर 15, 16, 17 हेल्थ वाला हो गया, हाउसिंग हो गया और ये चैप्टर हमने आज कवर करने की कोशिश की है। हाँ, फूड सिक्योरिटी वाला हो गया। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। आई होप आपको सबको ये कुछ बेनिफिशियल लग रहा होगा। इंडिया ईयर बुक का सारा जो है ना, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसके अंदर याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है अपनी, ये वाली, इसी के अंदर ये सारा सब कुछ चलता है। ठीक है, इसी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है अपना, यही FCI भी इसी के अंडर में है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मैनेजमेंट ऑफ फूड करता है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का तो पता ही है आपको, ये क्या करता है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंदर डिपार्टमेंट है। ये प्रोक्योरमेंट करती है वीट, पैडी, कोर्स ग्रेन्स का, एंड देन बाद में उनको आगे बांटती भी है और प्राइस सपोर्ट देती है किसानों को। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब जो इंडियन बुक के हिसाब से हमें ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर के अंदर बाकी क्या क्या आता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे, ठीक है, ये स्टैचुटरी है अपना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ आया था पहले, आपको मैंने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था। उसके अंदर जो अपना जो नेशनल फ्लैग का जो सारा जो सिस्टम होता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, और ये स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है कहाँ पे, जो इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बाकी, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इस तरह की, हर जगह BIS अपने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही अपने आप को हमें रिप्रेजेंट करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में आता है। इसके अलावा हमारे हाँ, ये सारा का सारा जो स्टैंडर्ड होते हैं खाने पीने सबको ये देखती है। देन वी हैव ए नेशनल ये टेस्टिंग हाउस। ये क्या करती है, इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इनका टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ये ऐसे टेस्टिंग हाउस में होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे प्राइस मॉनिटरिंग सेल है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर को पता ही होगा आपको। एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पढ़ाया था मैंने आपको, आई थिंक फाइनेंस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वो भी इसी के अंडर में है कि जो अपना ये प्याज हो गया, आलू हो गया, ऑनियन हो गया, एंड देन ये हो गया अपना पल्सेज हो गए, दाल जो होती हैं, ठीक है, इनकी जो चलते रहते हैं। तो ये 500 करोड़ का ये यहीं पे फंड आता है। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था, बाद में ट्रांसफर करके यहाँ पे ले आए थे। इसी के अलावा प्राइस मॉनिटरिंग सेल भी जो सारा मॉनिटर करती रहती है, कुछ प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, जनता को परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा हमारे पास में कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है एक, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में ही आता है। जितने भी सेंट्रल एक्साइज की जो रेवेन्यूज़ होती हैं और जो रिफंड करना होता है हमें, ठीक है, वापस जो होता है, कई बार आप पहले एक्स्ट्रा ले लेते हो, तो वो जो अगर कोई क्लेम नहीं करता आके, तो ये वहाँ कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर आके डालती जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो होता है। फिर कंज्यूमर एक्ट वाला भी जो एक्ट है, वो भी इसी मिनिस्ट्री के थ्रू हम उसको वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर इसके कुछ स्कीम्स हैं, हम जो ये बार बार क्या अनाज बांटते रहते हैं अपनी जो है ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो अपनी ये मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है और डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो अलोकेशन होता है ये यही करता है। देन वी हैव ए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इसके अंदर हमने ये प्लान बनाया है कि हम अपनी जो ये है 50% अर्बन पॉपुलेशन को और 75% ये अपनी जो रूरल पॉपुलेशन, टोटल 2/3 पॉपुलेशन को हम अनाज बांटेंगे। ठीक है, रिसीविंग सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर द TPDS। ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन को, हर जो बंदा होगा उसको 5 किलो राशन मिलेगा पर पर्सन हर महीने। ठीक है, और वो मिलेगा सब्सिडाइज प्राइस रुपीज़ होंगे 3 रुपये का राइस मिलेगा, 2 रुपये का वीट मिलेगा, 1 रुपये का कोर्स ग्रेन मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था। याद रखना, फूड एक्ट जब भी आता है तो फूड सिक्योरिटी ये फूड मिशन जो है उससे ये आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ और था, उसमें प्रोडक्शन वाला था वो इश्यू, और यहाँ पे फूड सिक्योरिटी बांटने वाला है। देन वी हैव अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, ये वो जो पुअरेस्ट और पुअर जो होते हैं उनके लिए है, 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन दिया जाएगा उनको हर घर के अंदर। ठीक है, और ये जो होती है आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम पुअरेस्ट और पुअर फैमिली लेंगे BPL के अंदर में से, और उनको 2 रुपये किलोग्राम के ये क्या बोलते हैं, ये गेहूँ देंगे, और 3 रुपीज़ पर किलोग्राम राइस देंगे, मतलब चावल देंगे। तो अंत्योदय योजना में 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ। उसमें क्या होगा अपना, यहाँ पे 5 किलो हर इंसान के लिए हर महीने। उसमें 1 का वो रहेगा रेट राइस, वीट, कोर्स ग्रेन, यहाँ पे 3 और 2 भी यहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन 35 किलो अनाज मिलेगा हर घर को। देन वी हैव मिड डे मील स्कीम। ये ऑलरेडी हमने उसमें एजुकेशन चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था, ह्यूमन रिसोर्स वाला करते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट मतलब कि जो बच्चों का ये एडमिशन बढ़ाना, उनको रोक के रखना ताकि वो स्कूल छोड़ के ना जाए, अटेंडेंस अच्छी करना, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन लेवल जो होता है, हेल्थ अच्छी करना, ये सब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 1995 में आया था पहली बार ये, और ये क्लास 1 से लेकर 8 तक करते हैं। इसमें सारे स्कूल्स हैं, एजुकेशन गारंटी स्कूल वाले, अपने जो उसमें बताया था मैंने, मदरसा वाले, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, कुछ इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर, सब में ही ये अप्लाई होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये अलोकेट कर देगा फूड किसको, अंडर द स्कीम टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को। वो बाद में आगे जाके किसको बांट देती है, इनको स्टेट्स को बांट देती है। और FCI क्या करता है, वो अनाज रिलीज कर देता है BPL रेट के ऊपर। चलो आगे। एंड देन वी हैव वीट वेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये पता होगा आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक वो स्कीम चलती रहती है, ICDS वाली। ये
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ये अंडर 6 वाले जो बच्चे होते हैं ना, बिलो 6 ईयर वाले, और जो एक्सपेक्टेंट मदर होती है, जो प्रेग्नेंट होती हैं, लैक्टेटिंग मदर होती है, उनकी जो न्यूट्रिशन और एनर्जी फूड देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं इसके अंदर। एक तो वो ये देखा जाता है, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन देखी जाती है, और जो अंडर 6 का जो बच्चा होगा, ऑब्वियसली स्कूल तो जा नहीं रहा होगा, तो उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती हैं। फिर उसका इम्यूनाइजेशन देखा जाता है, हेल्थ चेकअप देखे जाते हैं, और रेफरल सर्विसेज देखे जाते हैं ताकि स्कूल में भेज सकें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इनको जो अनाज दिया जाता है, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, एक प्रोग्राम सबला है, ये लास्ट वाले वीडियो में कवर कर दी जाएगी, जो अपना जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है। इसके अंदर भी हम इसको न्यूट्रिशन कंपोनेंट होता है, इसमें भी अनाज एंड खाना हमें उसको दिया जाता है यंग गर्ल्स को। ठीक है, देन वी हैव एक वेलफेयर इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं। कौन से वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, ये नाम देख लो, बैगर होम्स होते हैं, जो नारी निकेतन्स होते हैं, इनके अंदर सबको फूड ग्रेन बांटा जाता है। इतना ही काफ़ी है याद रखने के लिए। SC ST OBC हॉस्टल होते हैं, उनको भी हम अनाज देते हैं। अन्नपूर्णा एक स्कीम है, आपको ये पता होगा। ये जो हम मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें था कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक जो अपनी सोशल सिक्योरिटी वाली कुछ स्कीम चल रही है, ओल्ड एज वाली, विडो वाली, एंड देन डिसेबिलिटी वाली, और उसके अंदर एक फैमिली का जो अगर कुछ प्राइमरी बेड विनर मर्ज की डेथ हो जाती है तो हम 20,000 रुपीज़ वो देते हैं। प्लस उसमें एक था अन्नपूर्णा स्कीम भी थी। तो उसके अंदर जो जिन जो ये होते हैं, ये बेनिफिशियरी होने चाहिए ओल्ड एज पेंशन वाले, अगर उनको पेंशन नहीं मिल रही तो उनको 2-10 किलो अनाज जरूर दिया जाता है हर महीने, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको अन्नपूर्णा स्कीम बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है। देन वी हैव स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। हमारा जो ये फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है, वो क्या करता है, सारा अपना ये स्टोर करता रहता है। ठीक है, अगर उसके पास में पूरा कंप्लीट नहीं पड़ता तो ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वहाँ से ले लेता है, स्टेट एजेंसी से ले लेता है। इसके साथ में एक स्कीम चला रखी है इसने, इसको पैग स्कीम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये पैग स्कीम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम है। ये इसमें क्या कर रहा है कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी कम पड़ रही है, आपने अनाज ज़्यादा खरीद लिया, आपके पास में ये वेयर हाउस है नहीं, गोडाउन है नहीं, तो क्या कर दिया, उनको दे देगी, उनको बोलेगी भैया आप ये स्टोर कर लो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, PPP मोड जाएगा, तो उसमें लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कोड जाएगा, वो जो प्राइवेट पार्टनर होंगे वो हैंडल कर लेंगे, और पैसा थोड़ा बहुत इनका बच जाएगा। देन वी हैव शुगर प्रोडक्शन वाला कुछ इशू चलता रहता है। लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम लोग, शुगर जो चीनी जो है हमारी, वो इंडिया सबसे ज़्यादा पीता है। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, सेकंड नंबर पे हमारी रैंक आती है, आई थिंक ब्राज़ील फर्स्ट है। ठीक है, और 2015 के अंदर हमने 251.6 लाख टन हमने प्रोड्यूस की थी ये। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। एक मेंस में सवाल आता है कि इस नॉर्थ से साउथ के अंदर जो ये अपने शुगर इंडस्ट्री है वो नॉर्थ से साउथ में ट्रांसफ़र हो रही है, क्यों? चलो मेंस का बाद में देखेंगे। शुगर की जो प्राइसिंग जो पॉलिसी है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस से निकल के आती है। ठीक है, जैसे MSP होता है वैसे ही FRP शुगर केन के लिए यूज़ की जाती है। ये भी CACP के रिकमेंडेशन के ऊपर बेसिस होती है। अब ये कैसे चूज़ करता है, इसको कैसे बनाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लेगा, कितना खर्चा बनाने में, वह वापस कितना देना है, अवेलेबिलिटी कितनी चल रही है, कंज्यूमर को भी मतलब जो शुगर को जो यूज़ करेगा पिएगा वो उसकी भी देखनी पड़ेगी, कितना प्राइस शुगर प्रोड्यूसर्स का है, शुगर बहुत चीज़ें देखने के बाद ही कर लेगा। सब याद रखने की हमें ज़रूरत है नहीं इसमें। देन वी हैव एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब इन लोगों ने क्या कर दिया है कि ये एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब शुगर का जो गन्ने का जो वो होता है, उसको अगर जब पूरा शुगर निकाल ले जाते हैं तो कुछ कचरा टाइप का बच जाता है, उसको मोलेसिस बोलते हैं। उस मोलेसिस से क्या करते हैं, ये एथेनॉल बनाते हैं। अब एथेनॉल का क्या एक यूज़ देखा गया है, अगर उसको पेट्रोल के अंदर डाल दिया जाए तो पेट्रोल के अंदर जो हमारा बिल आ रहा है बाहर से हम जो मंगाते हैं वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि थोड़ा सा पॉल्यूशन लेवल भी कम हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है उसने सारा नोटिफाई कर दिया है कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनियां होंगी वो 10% तक एथेनॉल को यूज़ करेंगी इसमें। ठीक है, तो याद रखना ये। फिर एक शुगर डेवलपमेंट फंड आता है, ये शुगर सेस एक्ट आया था उसके अंदर, उसमें क्या करते थे कि जितनी ये जो सेस कलेक्ट किया जाता था किससे, जितनी शुगर प्रोड्यूस हो रही थी फैक्ट्री से, उसमें कुछ सेस वेस लगा के ये शुगर डेवलपमेंट फंड बनाया था। ये शुगर फैक्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उसके जो लोन्स के लिए, ग्रांट्स के लिए उसने काफ़ी यूज़ किया गया था इसको, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब आता अपना FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन द UN सिस्टम है। ये जरूर याद रखना आप, FAO का सवाल आ सकता है, UN सिस्टम के अंदर का पार्ट है, 1945 में आई थी। काम क्या है इसका, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना, कि जो अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, अपने आयरन कितना है, बाकी चीज़ें कितनी हैं, सब उसका न्यूट्रिशन का वो बढ़ाना, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना। एक ये रिपोर्ट निकालता है इसका, क्या बोलते हैं इसको, FAO वर्ल्ड हंगर मैप करके, तो ये वो बताता है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता है, लास्ट ईयर सवाल आया था उसके ऊपर, ये निकालता है अपना इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई थिंक वही नाम है उसका। तो उसमें ये ना पूछ के उसने ये पूछ लिया था कि उसमें इंडेक्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं।
तो एक इंडेक्सेस का एक अलग से एक चैप्टर बनना चाहिए, यहाँ तो कवर करना मुश्किल है। जैसी कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी जो सर्विस हैं, ये जो कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है, ये सर्व करती है क्या, रिव्यू एंड फॉलोअप करती है किस चीज़ का, जो पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस फूड के लिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाती है कि ये इंडिया दोनों का मेंबर है। तो ये भी प्रोग्रेस की जो ये WFS के जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, इसके जो प्लान ऑफ एक्शन चल रहे होते हैं, इनका सबका मॉनिटर कर रही होती है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी वाले। ठीक है, कुछ खास है नहीं, दोनों के मेंबर हैं। पहला वाला ऊपर वाला UN वाला है, सेकंड वाला एक सिंपल फॉरम है। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर हमें ये न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, उसका ग्लोबल हंगर एक मैप निकालता है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो निकालता है। ठीक है, आगे इंटरनेशनल ग्रेन ये काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इसका का मेंबर है। पहले इसको वीट काउंसिल बोलते थे, अब ये इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल हो गई है। ये वीट जो होता है, गेहूं होता है, जो कोर्स ग्रेन होते हैं, इनसे डील करती है। कोर्स ग्रेन के अंदर क्या क्या आते हैं प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना अपनी NCERT जियोग्राफी से, उसमें बाजरा आएगा, जो ज्वार आएगा, जैसे रागी भी शायद उसमें आती है। ठीक है, तो चेक कर लेना। ये कुछ खास नहीं, इसमें लंदन में है, ये फूड एड कमेटी को सर्व करता है, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, सीधा नीचे आ जाते हैं। इंडिया हैज़ बीन इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टिंग मेंबर्स, और ये हर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। आई डोंट नो इसका क्या यूज़ है हमारे लिए, इतना याद रखना है। ग्रेन काउंसिल के अंदर वीट एंड कोर्स ग्रेन का इसमें वो है, हम मेंबर हैं इसके। देन आगे हमारा हेल्थ वाला चैप्टर, हेल्थ एंड ये तो इसमें नेशनल जो हेल्थ मिशन है, ये इसने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने चला के रखा हुआ है। इसमें 2 पार्ट हैं, रूरल एंड अर्बन। जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, बेसिकली इसका एम क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस, कि हर जो अपना जो सिटीजन है इंडिया का, उसके लिए एक्सेस होना चाहिए। किसका एक्सेस होना चाहिए, इक्विटेबल, बराबर, अफोर्डेबल, कि वो अफोर्ड कर पाए, क्वालिटी हेल्थ केयर मिले उसको, जो अकाउंटेबल भी हो, रिस्पॉन्सिव भी हो जनता की नीड के लिए, कि आप जाएँ तो आपको रिस्पॉन्स भी करे वो। ठीक है, इससे कुछ कंपोनेंट होने चाहिए। कंपोनेंट क्या क्या होंगे, हेल्थ सिस्टम होगा जिसको स्ट्रेंथन करना है हमें, रूरल में भी अर्बन में भी। फिर एक RMNCH होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ठीक है, दोनों को मिला दिया उसने, RMNCH। और थर्ड आएगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल जो फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती हैं। कम्युनिकेबल में तो जितने भी इन्फेक्शन आते हैं वो आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डायबिटीज़, हार्ट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इस तरह की डिजीज आती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव में जो प्रेग्नेंट होती है, मैटरनल जो बच्चे को संभालती है, न्यूबॉर्न जो बच्चा खुद होता है, एडोलेसेंट में जो यंग एज के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, अराउंड ये 1 ईयर से लेकर 15 के 18 के बीच में जो होते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्थ के लिए तो ये डिफरेंट उन्होंने बनाए हैं, सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, RMNCH को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड देन थर्ड क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये NHM के 3 पॉइंट हो गए। लेट्स मूव। अब हाँ, और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि एक प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये क्या करता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एंड उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन करेगा कैसे, ठीक है, ये तो हर जगह मिलता है हमें लिखा हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें 4 चीज़ हमें याद रखनी है। पहला क्या करेगा, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी डिटेक्ट करना है। बच्चे में क्या होता है, कई बार चीज़ें क्या थोड़ी लेट हो जाती हैं, तो वो उनको बाद में सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या डिटेक्ट करेंगे अर्ली, पहला बर्थ डिफेक्ट, बच्चे से बचपन से कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई और बीमारी छुपा के तो नहीं बैठा है, कि जैसे कई बार क्या होता है कि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, 2 टाइप का होता है हमारा उसमें, स्क्वाशियरकोर, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज बच्चा फुला हुआ रहता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन का बहुत अभाव रहता है, मतलब डेफिशिएंसी रहती है। तो बच्चा जो बता नहीं पाता, माँ समझ नहीं पाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है एक दिन। तो ये डिजीज क्या डॉक्टर ही उनको डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, फिर डेफिशिएंसी, जैसे कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, या किसी और चीज़ खून की कमी हो गई, जैसे यंग जो लड़कियाँ होती हैं, फीमेल्स उसमें, सॉरी, ठीक है, उसके अंदर पता नहीं चलता नहीं है। फिर डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं डिसेबिलिटी वाले, तो वो क्या होते हैं, कई बार बच्चे में क्या होता है कि ब्रेन का कुछ इंजरी हो गया बचपन में, प्रेगनेंसी के अंदर, या जब डिलीवरी हो रही होती है तो वो भी पता नहीं चल पाती है। तो इनका अर्ली डिटेक्शन बहुत फ़ायदेमंद रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो क्या क्या होते हैं वो, डिफेक्ट, डिजीज़, डेफिशिएंसी एंड डिलेज। ठीक है, ये चेक कर लेना आप, ये याद कर लेना। और इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ की स्क्रीनिंग करनी है और अर्ली इंटरवेंशन कराने हैं। ये क्या करेंगे, मोबाइल हेल्थ घूमेंगे इसके अंदर, और हर ब्लॉक लेवल के ऊपर घूमेंगे। ठीक है, मोबाइल हेल्थ में डॉक्टर होगा, एक ANM होगी, 1-2 नर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या आती है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये भाई साहब हमारे एडोलेसेंट को कवर करेंगे, जो 21% पॉपुलेशन है। अब क्या क्या कवर करेंगे, मेंटल हेल्थ देखेंगे, उनकी न्यूट्रिशन देखेंगे, सब्सटेंस, वो ड्रग्स तो नहीं रहे, सिगरेट तो नहीं पी रहे, कुछ और तो नहीं, इंजरीज तो नहीं है, आपस में लड़ तो नहीं रहे हैं, वायलेंस नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं फैल गई है उन्हें कुछ। ठीक है, तो ये सब कुछ देखना चाहिए। अंदर सेम चीज़ दोबारा लिखी है उसने। फिर वी हैव ए वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। जो हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है उसमें क्या है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। अब वो उसके कारण क्या होता है, उनको आयरन नहीं मिल पाता, फॉलिक एसिड नहीं मिल पाता, तो आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा, उसका एनीमिया हो गया, तो उनका डेवलपमेंट वैसे रुक जाएगा। फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो क्या होगा, उनका न्यूरल जो डिफेक्ट हो सकते हैं, जो नर्व्स का डेवलपमेंट होता है, नसें जो बोलते हैं अपनी, उनका अगर वो डेफिशिएंसी आई तो वो ब्रेन के डिसफंक्शन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो हर हफ्ते उनको एक टैबलेट दी जाएंगी बच्चों को, ये एडोलेसेंट को 10 से 19 साल याद रखना है। ठीक है,
उन एज के अंदर, रूल दोनों के अंदर, ताकि वो उनका जो हेल्थ है वो मेंटेन की जा सके अच्छे लेवल के ऊपर। देन वी हैव ए रोगी कल्याण समिति। अब ये एक समिति क्या है, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो होती है, इसके जो मेंबर होंगे वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो हॉस्पिटल होता है आपका, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या और कोई हॉस्पिटल हो गए, तो वहाँ का जो अफेयर्स होते हैं उसके अंदर जो काम चल रहा होता है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, फैसिलिटीज़ को अच्छा तरीके से रखने की कोशिश करेंगे, पेशेंट को और अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको दिया जाएगा इन कम्युनिटी को थ्रू दी अनटाइड फंड। अनटाइड का मतलब ये टाइड ये होता है कि गवर्नमेंट बोलेगी यार इसको यहाँ खर्च करो, उसको वहाँ खर्च करो, ठीक है, वो पहले से बता के रखेगी। अनटाइड में क्या होता है, वो बोलते हैं कि ये लो पैसा अपने हिसाब से खर्च करो जैसे करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पेशेंट वेलफेयर के लिए आपको फंड मिलेगा। मेंबर कौन कौन है इसके अंदर, पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए एमपीज़ हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, इसमें आयुष डॉक्टर आएगा, लोकल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहेंगे, अब कम्युनिटी लोकल सीएससी के मेंबर रहेंगे, मेडिकल के एसोसिएशन के मेंबर रहेंगे, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज़ पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और डोनर्स रहेंगे, ठीक है, ये 4-5 में मेंबर रहेंगे। देन रोगी कल्याण समिति के अंदर क्या होगा, इट विल नॉट फंक्शन एज ए गवर्नमेंट एजेंसी बट एज एन एनजीओ एज ए फार एज फंक्शनिंग इज कंसर्न, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ये एनजीओ है एक तरीके से, तो ये याद रखना। इसके अंदर 4-5 ये मेंबर्स हो गए, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है और ये पेशेंट के वेलफेयर में काम करेगी, फंड अनटाइड रहेंगे। देन वी हैव इसी मिनिस्ट्री के अंडर में एक जननी सुरक्षा योजना भी, ये सुरक्षा योजना भी आती है। सिंपल सा काम था, टू रिड्यूस दी मैटरनल मोर्टेलिटी, जो डेथ हो जाती है मदर्स की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो कैसे कम करनी है, बाय इंकरेजिंग देम टू डिलीवर इन दी हॉस्पिटल, ताकि वो हॉस्पिटल में आए और वहाँ पे अपना बच्चे को डिलीवर करें, उसके कारण मैटरनल मोर्टेलिटी की डेथ जो होगी कम हो जाएगी। और क्या क्या इसमें करते हैं, कैश असिस्टेंस दिया जाता है इसको, ठीक है, ताकि अगर पैसा मिलने का अगर कुछ रहेगा तो वो चुपचाप वहाँ पे उठ के पैसे के लिए डिलीवरी करवाने आ जाएंगे, वरना उनके लिए कोई वैसा इंसेंटिव होता नहीं हॉस्पिटल में आने के लिए। और इस कुछ मनी जो होगी वहाँ पे जो आशा वर्कर होती है अपनी, उसको भी दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया, इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है, 8.55 करोड़ जो वुमेन है अपनी बेनिफिट हो चुकी हैं। देन वी हैव जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया। इसमें क्या होता है कि जो ऑल प्रेग्नेंट जो डिलीवर करवा रही हैं पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनकी डिलीवरी फ्री होगी, कोई डिलीवरी का एक्सपेंस नहीं होगा, सीजरियन सेक्शन का भी कोई एक्सपेंस नहीं होगा, फ्री इंटाइटलमेंट मिलेगा, फ्री ड्रग्स मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे, डायग्नोस्टिक फ्री होगा, फ्री डाइट होगी, ठीक है, ब्लड हो गया, फ्री ट्रांसपोर्ट होम, अगर आपका जो डिलीवरी हो चुकी है तो वापस घर छोड़ने के लिए मिलेगा, और अगर आपके कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आगे बड़े वाले हॉस्पिटल के अंदर भी आपको ये फ्री भेजा जाएगा, ठीक है, सारा कुछ फ्री होगा। देन वी हैव एम्बुलेंस सर्विसेज, ये 102 आगे चल पड़ी है, आप गाँव में देखा होगा आपने, 108 चल पड़ी है, ठीक है, इनमें से कईयों में 102 है, तो ये फटाफट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है एक। देन वी हैव ए नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, ये प्राइम मिनिस्टर इसका हेड है, ठीक है, इतना याद रख लें काफ़ी है। देन वी हैव ए जनसंख्या स्थिरता कोष, ये नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। नेशनल कमीशन पॉपुलेशन इसको रिकमेंडेशन में बनाया गया था, 2003 के अंदर आया है, जनरल बॉडी तरह काम करता है, स्पेशली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सारा काम है इसका, ठीक है। लेट्स वी हैव नेक्स्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चों की जो डेथ होती रहती है हमारे यहाँ पे, WHO के उसने एक वो किया था, स्टडी किया था, इसके कॉजेज़ देख लो, न्यूनेटल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, तो 53 वो हो गए, जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें उसकी डेथ वहीं से हो जाती है, या फिर न्यूमोनिया की डेथ हो जाती है 15%, देन डायरिया से मर जाते हैं 12%, एंड देन मीजल्स 3% पे आता है। देन वी हैव एक नया सिस्टम चला के इंडिया ने स्टार्ट किया था 2003 से, पहले भी आया था वैसे तो 1995 में, लेकिन 2003 से नया आ गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है, 1995 में आया था, ठीक है। आयुष, इसको चेंज कर दिया गया 2003 में, इसका नाम देख लो, आयुष में आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सीधा, एन एच से होम्योपैथी, ठीक है, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया। एक नया उन्होंने सिस्टम ऐड किया है, वो क्या है, सोवा रिगपा। ये सोवा रिगपा है, ये तिब्बतन बुद्धिज़्म, उत्तराखंड, अपना जो भूटान वाली ये जो एरिया है यहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका भी कुछ कंट्री भी आते हैं मंगोलिया टाइप के, वहाँ की एक एंशिएंट मेडिसिन की एक प्रैक्टिस रही है। बेसिकली अगर उसमें ये देखा जाए तो उसमें कई जगह ये बताया था कि है तो आयुर्वेदा बेस्ड ही, जब बुद्धिज़्म हमारे यहाँ से इंडिया से स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था सेंट्रल अमेरिका में, चाइना में इधर, तो उसके साथ में हमारा जो आयुर्वेद सिस्टम था वो भी साथ चला गया था, ठीक है, तो वही ये है, ठीक है, लेकिन उसका नाम अभी सोवा रिगपा के नाम जाना जाता है। और इन्होंने क्या कर दिया, सारे ड्रग्स को जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसके अंडर में कवर कर लिया है। उन्होंने जैसे एक ये स्टार्ट किया है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का, सस्टेनेबल ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्वालिटी रॉ मेटेरियल की, ये भी वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कीम चलाई है उन्होंने मेडिसिनल प्लांट का मैनेजमेंट करने के लिए, और मेडिसिनल प्लांट की ये एक और कोई स्कीम है, छोड़ दो उसको, नेशनल प्लांट पॉलिसी और एक इंडियन सिस्टम मेडिसिन भी आ गई थी, ठीक है। एक ऐसे ही अब जो अगर हम एक सिंपल जाकर मेडिसिन पढ़ ही रहे हैं तो हमें एक याद करते हैं, NPPA जो होता है, नेशनल फार्मा, ये जो फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है वो किस में है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और उसमें है, ठीक है। एंड देन इंडियन फार्माकोपिया आता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो ड्रग्स का स्टैंडर्ड जो होता है, एलोपैथिक ड्रग जो नॉर्मल जो अपने ड्रग जो ये डॉक्टर बैठे रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो जो ड्रग दे रहे होते हैं उनको एलोपैथिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है।
वो जो बाहर वाला सिस्टम है, ठीक है। आयुर्वेदा अपना इंडिया वाला है। एलोपैथिक जो ड्रग्स होती है वो इनका जो स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया जाता है, क्वालिटी जो मेंटेन की जाती है, वो इंडियन फार्माकोपिया एक वो है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है। जबकि एनपीपी जो उनके पैसे डिसाइड करती है, उनकी अवेलेबिलिटी को, शॉर्टेज को डिसाइड करती है, वो किस में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आएगी। तो याद रखना। और जो ये वाला सिस्टम है अपना, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आएगा। ये शोभा रिक्पा, ये सारा सिस्टम जो नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड जो है और नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन, ये सब इसके अंडर में आते हैं। देन वी हैव सेकंड चैप्टर आ गया अपना, अभी थर्ड चैप्टर आ गया अपना हाउसिंग वाला, ठीक है। इसमें सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हाउसिंग के अंदर उसने आवास योजना चलाई है, उसने अपने पीएम ने। पहले वाले दो थे वो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी आवास योजना और राजीव आवास योजना, उनको चेंज करके उन्होंने रूरल अर्बन वो कंपोनेंट में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे अर्बन उसके अंदर क्या क्या है। ऑलरेडी हमने वो रूरल वाला तो कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे सबको हाउसिंग देनी है बाय 2022। इसमें अर्बन पुअर एंड लिविंग इन स्लम्स वाले और अदर्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या वो आएंगे, उसमें वो क्या क्या हैं कंपोनेंट्स, क्या क्या हैं? स्लम के रिहेबिलिटेशन करना, सबको अफोर्डेबल हाउसिंग देना कि वो अपना अफोर्ड कर पाएँ। बेसिकली जो वीकर सेक्शन है, अफोर्ड कैसे करेंगे? उनको आप क्रेडिट दोगे, लोन दोगे, लेकिन सब्सिडी भी दोगे साथ साथ में। फिर ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बोलोगे कि भैया प्राइवेट सेक्टर को इनको इन्वॉल्व करोगे, बोले आप सस्ते मकान बना के दो हमको, ठीक है। फिर एक बेनिफिशियरी लेड वो होता है कि उनको बोलोगे, ठीक है, बंदा बोलेगा कि ठीक है मेरा कुछ पैसा पड़ा, कुछ और दे दो, तो बेनिफिशियरी खुद बना लेगा, उनको सब्सिडी दे दोगे आप। क्राइटेरिया क्या, चूज़ कैसे करो, किसको घर के लिए पैसा दोगे आप, ये देखने के लिए हमारे पास एक फैमिली ढूंढेंगे हम, उसको बेनिफिशियरी फैमिली बोलते हैं। उसमें कौन कौन होने चाहिए? हस्बैंड वाइफ हो सकता है, अनमैरिड सन अनमैरिड डॉटर होंगे, तो ये फैमिली हो गई। इसके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, ना ही अपने नाम पे, ना ही अपने बच्चों के नाम पे, ना ही अपनी वाइफ के नाम पे, और किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में नहीं होना चाहिए, तभी ये बेनिफिशियरी माना जाएगा। इसके अलावा अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिफाइन किया है एज ए अर्बन पुअर, एंड एक ये लो इनकम ग्रुप भी डिफाइन किया है, लो इनकम ग्रुप भी। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होते हैं ये अर्बन पुअर होते हैं, इनकी जो एनुअल इनकम होगी वो 3 लाख होगी। लो इनकम ग्रुप होते हैं 3 to 6 लाख, ठीक है। तो इसके हिसाब से उनको वो जो सब्सिडी होगी वो डिपेंडेंट कितने कोई मतलब वो डिफरेंट सब्सिडी दी जाएगी। एक और उन्होंने स्कीम को चेंज करके ये किया था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो मिशन है इसमें ये अर्बन पुअर होता है, ठीक है, प्राइमरी टारगेट इसका। और अर्बन होमलेस होते हैं जिनका घर नहीं है। अब इनको दिया क्या क्या जा रहा है? इनको मोबिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। जो वल्नरेबल सेक्शन होंगे, SC ST माइनॉरिटीज़ होंगे, फीमेल हेडेड घर हैं, मतलब जिनके अंदर जो मालिक है वो लेडी है, कोई उसमें मेन बंदा नहीं है, वहाँ मेल नहीं है वहाँ पे। डिसेबिलिटी वाले लोग होंगे, डेस्टिट्यूट होंगे, जो काफ़ी गरीब होते हैं, माइग्रेंट लेबर्स होंगे, वल्नरेबल होंगे। ये सब का जो इनको क्या किया गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर टारगेट किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर कंपोनेंट क्या क्या उनको दिया क्या क्या जाएगा? इनका सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे? उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको क्या करेंगे? अर्बन हाउस होल्ड जो ये पुअर हाउस होल्ड है उनको ये बना के अंदर उनके कलेक्टिविटीज़ जो होते हैं ना, ये स्पेशली ये अपना इसको इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको लोन दे के और फिर कलेक्टिव बना के उनको इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर घुसाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर उनके स्किल्स देंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। ये दूसरा एक और स्कीम सेम वही आ गई। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी दे सकते हैं कि भैया आप खुद अपना कुछ ये जो वेंडर्स होते हैं, कुछ रेडी लगाना, ठेला लगाना, ये सब स्टार्ट कर सकते हो। फिर अर्बन जो स्ट्रीट वेंडर है उनको ऑलरेडी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर शेल्टर देंगे इनको, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। बिकॉज हम सोचते हैं कि लाइवलीहुड है तो उसमें केवल लाइवलीहुड वाले काम आएंगे, मतलब जो इनकम जनरेशन वाले काम आएंगे, पैसे कमाने वाले, बट नहीं, शेल्टर भी देंगे। लाइक कुछ और स्पेशल प्रोजेक्ट होंगे तो वो भी दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें इतना याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ये हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है, ये क्या करती है? काफ़ी कुछ अपना ये इसमें जो हाउसिंग वाले जो काम वाम कर रही है, लेकिन इसके अंदर में हमें ये याद रखना कि जो कुछ SDGs से क्या क्या रिलेशन क्या क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन ये जो इसमें अर्बन ये पॉवर्टी वाला कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पे अपना जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, इसके अंदर में पहला जो गोल है वो है एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, तो ये भी इससे रिलेटेड है। दूसरा क्या आ जाएगा? गोल 8 आएगा। उसके अंदर क्या है? प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिसेंट वर्क ऑफ। तो अपना जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन था वो भी इसी के थ्रू आ गया, पॉवर्टी के थ्रू। देन थर्ड क्या आ गया? सिटीज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स, उनको सेफ बनाओ, सस्टेनेबल और रेजिलेंट बनाओ, तो ये हाउसिंग वाले के थ्रू आ जाएगा। तो ये जो कुछ SDGs हैं जो हमारी इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो याद रख सकते हो। 1-8-11 मेंस के लिए काम आ सकता है, ठीक है। लेट्स मूव। I think we have completed this video. Thank you very much. So I hope you are liking it. Please do like, follow and share. Bye bye.